नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। और आज आवाज अड्डा में बात होगी मार्केट की। हाँ, शेयर मार्केट की बात होगी, क्योंकि एक ऐसा राइजिंग स्टार, ब्राइट स्टार, स्वीट स्पॉट, जिस भी नाम से आप जाने, चमक रहा है बिल्कुल। मतलब पूरी दुनिया की निगाहें इस पे लगी हुई हैं। और जो सेंसेक्स है उसको देखिए आप, निफ्टी को आप देखिए, क्या ज़बरदस्त तेज़ी है। सेंसेक्स ने 50,000 को पार कर लिया, निफ्टी 15,000 को टच करके ऊपर चला गया। तो ये जो शेयर मार्केट है, कहा जाता है कि ये हमारी इकॉनमी का, हमारी अर्थव्यवस्था की तंदुरुस्ती का हाल बयां करता है, बताता है आपको कि आपकी इकॉनमी किस दिशा में चल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना डिस्कनेक्ट है इकॉनमी भी, उस तरह एक नंबर नहीं, लेकिन मार्केट क्यों है। तो ये भी कहा जाता है कि मार्केट अगले 6-18 महीने, साल भर की चीज़ों को पहले प्रीएम्प्ट कर लेता है, पहले देख लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर आज हो जाता है। तो आज बातचीत इसीलिए करेंगे कि मार्केट में इतनी ज़बरदस्त जो तेज़ी है, उसके पीछे ठोस कारण क्या है। जो लोग मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो निवेशित हैं उनको क्या करना चाहिए, या जिन्होंने बहुत नीचे मार्च में 7,500 की निफ्टी पे लिया था उनको क्या करना चाहिए, और हमारी इकॉनमी की जो इस समय दशा दिशा है वो कैसे बढ़ने वाली है। इसमें एक बड़ा पड़ाव आया बीच में, और वो पड़ाव था बजट का। 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद की जो रैली बनी है, वो किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी। सबको डर था कि पता नहीं बजट में फिस्कल डेफिसिट, घाटा कितना हो जाए, सरकार कितना उधार लेगी। और उससे पहले कुछ एफआईआईस का बिहेवियर चेंज भी हुआ था, प्रिकॉशनरी, लेकिन उसके बाद से पूरा गेम पलटता हुआ दिख रहा है। तो इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल वादे के मुताबिक शो के दूसरे हिस्से में आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि आपको इस समय भी क्या लेना चाहिए। क्योंकि पूरी चर्चा सुनने के बाद मन में होता ना कि लेना क्या है, ये तो बताया नहीं आपने, चर्चा तो बहुत हो गई। तो चर्चा के आखिरी हिस्से में, सेकंड हाफ में, हम आपको डेफिनेटली ये बताएंगे कि हमें आपको क्या खरीदना है और कब खरीदना है। तो बाजार की कुछ नंबर्स आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। बीता साल अभी जो 2020 का बीता है, उसमें एक साल का आंकड़ा अगर आज से हम पीछे की तरफ जाएं तो सेंसेक्स और निफ्टी करीब 23.5% तक बढ़े हैं। ये बहुत बड़ी रैली होती है, बहुत रेयरली इतिहास में कभी इतनी बड़ी एक साल में रैली हुई है। और जो बैंक निफ्टी है उसने भी 15% की रैली दिखाई है एक साल में। और एक हफ्ते का आंकड़ा अगर हम लें तो बैंक निफ्टी 17% चला है, और निफ्टी और सेंसेक्स में 10% की रैली है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है नंबर्स, इनको समझना चाहिए कि इतनी तेज़ी, इतनी बड़ी रैली क्यों आ रही है। और विदेशी निवेशकों ने जो पैसा लगाया है वो लाखों करोड़ में है। नेट फिगर अगर आपके सामने मैं रखूं तो 2020 में उन्होंने करीब 64,300 करोड़ की बाइंग की है। नेट बाइंग में आपको बात कर रहा हूं। और अकेले जनवरी में 9,000 करोड़ की बाइंग, और भी फरवरी का तो शुरू हुआ है। 5 दिन का फिगर मेरे सामने है, 10-12,000, 15,000 के आसपास ये भी हो चुका है। तो इन्हीं नंबर को डिकोड करेंगे, इसी मार्केट की रैली को समझने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में कि मार्केट अनलिमिटेड, कंपनियों में लिखा है ना लिमिटेड बाय शेयर्स, बट हमारा मार्केट अनलिमिटेड है, बहुत तेजी से चल रहा है। परिचय करा जाए आपको, हमारे साथ जो मेहमान हैं, केवल भानुशाली साहब हमारे साथ हैं, जो मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के सीईओ हैं। इसके साथ ही आशीष महेश्वरी साहब हैं, जो अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर हैं। इसके साथ प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। और हमारे अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल हैं, जो फाउंडर हैं और मैनेजिंग पार्टनर है रॉकस्टार कैपिटल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बड़ी मज़ेदार बातें भी हमें बताएंगे, और साथ में अंत में पिक्स भी देंगे जो हमारे दर्शकों को चाहिए होती है। केवल सर, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही हो तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जी भानुशाली साहब, ऐसा क्या है कि मार्केट में इतनी जबरदस्त तूफानी रैली देखने को मिल रही है? हमारे दर्शकों को समझाइए कि ऐसा क्या हो गया है। बजट के बाद तो और तेजी से, मतलब बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेन की तरह चली जा रही है रैली। श्योर, आई थिंक हमें ये देखने की जरूरत है कि रैली बजट के बाद ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तेजी और हमने देखी है, और एक नया हाई हमने बनाया है। बट इस तेजी की शुरुआत लास्ट ईयर ही हो चुकी थी, विच इज ज्यादातर लिक्विडिटी लेड, जो हमने स्टिमुलस देखे। अब इसका जो असर हम देख रहे हैं वो एक फंडामेंटल तरीके से जो हम असर देख रहे हैं, उसके कारण ये तेजी बरकरार है, मैं कहूँगा। सो तेजी हमने पिछले साल देखी, अब जो हम देख रहे हैं उसको हम बरकरार होते हुए देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो एंटिसिपेशन था, या जो एक होप थी
उसी को ज्यादा स्टिमुलस और उसके बाद अभी जो बजट के अंदर जो किए गए नए बदलाव हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये तेजी बरकरार है और इसको आगे भी हम बरकरार रहते हुए देखेंगे। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉशियस व्यू भी रहेगा, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आई थिंक मेजर जो आपने बताया कि एक लिक्विडिटी लेड रैली है जिसके अंदर एफआईआईस का काफी ज्यादा पैसा ऑलरेडी आया है, ये इनफ्लो बरकरार है और जो बजट के अंदर किए गए लेटेस्ट बदलाव हैं, पॉलिसी चेंजेस हैं, उसके कारण ये तेजी आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। आशीष महेश्वरी जी, बहुत पैसा आ रहा है विदेशों से और प्रिंटिंग मशीन चल रही है लगातार अमेरिका में, वहां तो अब एक और बड़ा पैकेज आने की भी तैयारी है। कहीं से कोई मुझे ऐसा दिखता नहीं, कोई ऐसे संकेत नहीं मिलते कि मार्केट रुक जाएगा, थम जाएगा। आपको भरोसा है कि ये चालू रहेगी? बिल्कुल नीरज जी, मेरा भी भरोसा है जो रैली अभी बनी हुई है मार्केट्स में पिछले कुछ समय में वो बिल्कुल जारी रहेगी। और उसके पीछे रीजन जैसा आप बता रहे थे कि लिक्विडिटी सिर्फ यूएस मार्केट नहीं, ग्लोबली भी देखा जाए तो सारे इकोनॉमीज और सारी जो कंट्रीज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, सभी ने सिस्टम में काफी लिक्विडिटी पंप इन की है। तो लिक्विडिटी बिल्कुल यदि आपके पास में रहती है तो अलोकेशन जो इमर्जिंग मार्केट में वो काफी बड़ा है। दूसरा, जो इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोविड का सिचुएशन है काफी बेटर है कंपेयर टू जो दूसरी बड़ी इकोनॉमीज है उनके। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज में भी जो अलोकेशन हो रहा था उसमें भी सबसे ज्यादा जो अलोकेशन भारतीय बाजारों में आ रहा है, क्योंकि जो कोविड रिलेटेड स्लोडाउन था वो यहाँ पे इफेक्ट उसका अब कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पिछले यदि मार्च से जो सितंबर तक का भी एक हमारे बाजारों में स्लो डाउन हुआ, जो कंजम्पशन एकदम कम हुआ, तो अभी बिल्कुल रेवेंज कंजम्पशन थीम बन गया है कि आपने 6 महीने तक परचेज नहीं किया हुआ तो अब आप परचेज करने बाजारों में आए, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट और जो भी आप सेक्टर की बात करें जहाँ कंजम्पशन का पार्ट है वहाँ अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरा अभी मानना ये रहेगा कि ये जो बुलिश मार्केट का दौर शुरू हुआ है या कम से कम अगले 1 से 2 साल और जारी रहेगा। 1 से 2 साल ये बुल मार्केट और जारी रहेगा। 15,000 टच कर चुका है, आगे कहाँ जाएगा नंबर्स मुझे नहीं पता। कुछ और आंकड़े आपके रखते फिर सवाल पूछते हैं। देखिए, ऑटो सेक्टर में मार्च के लोज, जब मैं मार्च के लोज कह रहा हूं तो जब कोविड के बाद अचानक लॉकडाउन लगा था तो मार्केट में एक लोअर सर्किट लगा था और वहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑटो इंडेक्स में 135% की तेजी आई है, आईटी में 130% की तेजी आई है, मेटल स्टॉक्स जहां पे पूरा साइकिल चेंज हुआ है मेटल पैक का तो 125% की तेजी है, कैपिटल गुड्स में 117% और हेल्थ केयर में 100% की तेजी है। इस तरीके की रैली मार्च लो से आप अब तक देख चुके हैं। प्रकाश दीवान जी, जब फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स बोले गए 9.5% करंट ईयर के और उसके आगे 6.8% नंबर डराने वाले लग रहे थे लोगों, अरे लोगों तो उम्मीद ही नहीं थी इतने बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। उसके बाद और तेज मार्केट हुआ। मेरे दर्शकों को यह डिकोड करिए कि 12 लाख करोड़ की बोरोइंग सरकार करेगी जो पिछले साल से ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट का नंबर बहुत अनएक्सपेक्टेड ज्यादा है, अगले साल भी उनको डर नहीं है। क्या स्ट्रक्चरल बदल गया जो मार्केट को इतना पसंद आ रहा है? में हो यानी हमारी कैपेसिटी बढ़ाए, क्षमता बढ़ाए, चाहे वो आत्मनिर्भरता के लिए हो या एक्सपोर्ट के लिए हो या हमारी लाइफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर टाइप, बट हम खर्चा करेंगे और ग्रो करेंगे। सो ये जो पासा पलटा है, ये फिस्कल डेफिसिट बहुत क्लियर ये अंदेशा देता है आपको कि सरकार का रुख, सरकार की नीयत, सरकार का जो दिशा सरकार चाहती है पकड़नी, वो ग्रोथ की तरफ पहली बार हुई है। इतने सालों में ये पहली बार हुई है। तो हम तो हर बार 4, 4.5, 5% की अटकलें लगाते रहते थे, उसमें ही डिबेट इतना होता था कि फिस्कल डेफिसिट 4.6 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब तो सीधा उन्होंने डबल कर दिया। ये तैयारी कर ली कि मन बना लिया कि ग्रोथ करनी है तो थोड़ी बहुत तो फिस्कल डेफिसिट कुछ समय के लिए 2-3 साल के लिए रखनी है ऊपर, तो बेशक रहे, लेकिन 3 साल बाद जब रफ्तार पकड़ लेगी, जब इनकम आने लगेगी, टैक्स आने लगेंगे, तो डेफिसिट ऐसी कम हो जाएगी। सो आई थिंक दैट इज द की इंडिकेटर ऑन दिस बजट। कई लोग कह रहे हैं कि जो नंबर्स की मानसिक गुलामी थी उससे आज़ादी मिली है और हम फंसे रहते थे कि 3%, 3.5%, 4% एफआरबीएम का गाना गाते रहते थे, उससे बाहर निकले हैं क्योंकि ये एक अभूतपूर्व समय है। तो अभिषेक, जैसा कि निर्मला जी ने कहा था, वित्त मंत्री जी ने, कि ऐसा बजट आपने 100 साल में नहीं देखा होगा। सचमुच नहीं देखा था हमने कमाल का बजट था। आपने क्या देखा और आपके हिसाब से इस समय मार्केट की रीडिंग क्या है अभिषेक? सबसे पहले नीरज जी, मुझे ये लगता है कि
तो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये अब रियलाइज कर पा रही है कि हमें भी जो है एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ सिंक होकर काम करना पड़ेगा। तो अगर अब ये कहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट हाई होना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे कि वो प्रिंसिपली और जो बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं वो उसी लाइन में है, क्योंकि अगर यूएस डॉलर प्रिंट करते जाएगा तो वो अपने नेशन में लिक्विडिटी क्रिएट करते जा रहा है, राइट। वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है अपने देश को बेनिफिट देने के लिए, हमारे देश को बेनिफिट देने के लिए नहीं। हमारा बेनिफिट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स इनके पास कुछ वो पैसा जा रहा है वो हमारे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमें अगर हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है तो वो हमारे यहाँ की पॉलिसी से ही होगा, और वो पॉलिसी का जो एक्शन प्लान है वो हमने इस बजट में देखा है। तो मैं इस तरह से इसे देखता हूँ कि रादर देन मैं ओवर बुलिश हो जाऊं कि कितना लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में लाने के लिए पैसे, मुझे ये लग रहा है कि इस तरह के बजट में अब जाके एक प्रो ग्रोथ स्टैंड हमने देखा है गवर्नमेंट के आते हुए। बिकॉज स्पेंडिंग जो ये बार बार इन्होंने कहा है, ये अभी हमने हिस्टोरिकल देखा है। अगर आप इससे पहले लास्ट 5-6 साल मतलब ये कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कोई भी ऐसा बजट नहीं है जहां पे इस तरह की स्पेंडिंग इन्होंने कभी भी प्लान की है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट स्टैंड है जो शायद मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स कि उल्टे सीधे टैक्स लेके आप आते हैं जो कि नॉन मार्केट स्टैंडर्डाइज्ड वे में रहते हैं। इस बार वो ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। तो हिस्टोरिक मैं कहूंगा उस लिहाज से ये हिस्टोरिक है, और डेफिनेटली जो किया है वो हमारे देश के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे अब जो है काफी अच्छा करेगा। बिकॉज ये बहुत नीडफुल चीज है। अगर आप हमारे खुद के ही देश के लोगों के हाथ बांध के रखेंगे तो प्रगति कैसी होगी। तो एटलीस्ट अभी हाथ तो खुला है। दीवान साहब ने भी वही मेंशन किया है। आई गेस वी आर ऑन द राइट ट्रैक पे हैं। अच्छा, एक भानुशाली जी, आप लोग जो कह रहे थे कि शुरुआत काफी पहले से हो गई थी, मुझे लगता है शुरुआत एक 2019 से हुई थी। 20 सितंबर का दिन आप लोगों को अगर याद हो तो 20 सितंबर 2019 को शुक्रवार के दिन बैंक रिकैप का एक बड़ा प्लान अनवील किया गया था। उस दिन बैंक निफ्टी की एक 1.5 फुट लंबी ग्रीन कैंडल बनी थी, और उसको अलग अलग नामों से लोग उस कैंडल को कह रहे हैं। और वैसी ही कैंडल बजट के दिन 1 फरवरी 2021 को बनी है। तो बहुत सारे लोगों को लगा अरे भाई वो कैंडल बनी थी। दरअसल वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए थे और एक बड़ी मजबूत बुनियाद रखी गई कि भाई अब यहां से गाड़ी आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि कोविड आ गया, तमाम चीजें हुए, नहीं हुआ। तो बुनियाद वहां से शुरू हुई, और उसके बाद फिर वो 22 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज, बहुत सारे चाइनीज रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए यहाँ पे, घरेलू इंडस्ट्री को हुआ। और कुछ किस्मत ने साथ दिया कि बहुत सारे साइकिल्स ट्रेंड हो गए, जैसे मेटल का खास तौर पर। तो ये जो बुनियाद है सर, अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे लिक्विडिटी, जो अभिषेक ने बहुत सही कहा कि लिक्विडिटी तो उनके लिए है, हमारे पास तो वहां से क्या कहें लीविंग्स बच के आती है तो हम लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। क्या ये जो इस समय कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए हैं, जो कॉर्पोरेट से अपने काम किए हैं, वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं और जो यहाँ रखी गई बुनियाद उसी पे खड़े हो रहे हैं? जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ उस एक पर्टिकुलर अर्निंग सेट को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि जनरली जस्ट आपके दर्शकों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टॉक पिकिंग जो हम करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, फंडामेंटल के बेसिस पे, ग्रोथ या वैल्यू के बेसिस पे, सो एक जो रैली होती है जहां पर ऑफ कोर्स ग्रोथ नेट स्टॉक्स में रहती है। अभी फिलहाल जो हमने जो रैली देखी है बहुत ज्यादा वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स के बाद, यू नो, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ ग्रोथ बेस्ड रैली वाज आल्सो देयर। लेकिन इस वक्त अभी इसके इस पर्टिकुलर बजट के बाद जो हम रैली देखेंगे या जो हम सस्टेनेंस देखेंगे, ये मोस्टली ग्रोथ लेड होने वाला है। इसका एकमात्र कारण वापस मैं बताऊंगा यही है कि हमने जो कदम पिछले 1.5-2 सालों में उठाया है, और वापस में सबका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा, ये जो गवर्नमेंट है इसका मैंडेट डेवलपमेंट का था। एंड आई थिंक ये पिछले 3 साल से इसके पीछे एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ये मोर और लेस इन्हीं सब जितनी भी चीजें हमने की, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स कट हो, या फिर एक रिसेंट बजट के अंदर जो हमने देखा, तो ये मिला जुला असर है। ऑफ कोर्स इसके अंदर कोविड एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई, और इस पूरे बजट से हमने एक चीज जो देखी, मैं प्रकाश जी की बात को आगे ले जाऊंगा, जो इन्होंने कहा कि 9% के आसपास का भी अगर आपका डेफिसिट है तो इसको आज सलामी दे रहा है बाजार। आई थिंक गवर्नमेंट ने इस पूरे कोविड सिचुएशन को अपने फेवर में करते हुए, इंडिया के फेवर में करते हुए, इस पूरे चीज को आगे जो मैंडेट दिया है फॉर कॉर्पोरेट इंडिया, आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें आगे बरकरार देखेगा ये रैली को, और इसी को हम देखते हैं आगे कैसे। करेक्ट आशीष जी, देखिए इसमें एक बात और, बजट चूंकि हम लोग थोड़ा सा बजट डिकोड कर रहे थे,
इसमें जो एफसीआई का बहुत बड़ा एक घाटा है वो भी अकाउंट फॉर किया गया, तो इसलिए भी बहुत क्लैरिटी आई और पहली बार बड़ी साफ तौर पे नंबर्स लोगों को समझ में आ रहे हैं, मतलब एक लेमैन्स को भी समझ में आएंगे कितना खर्चा कितनी आमदनी। अब थोड़ा सा लौटते हैं दूसरी तरफ से, इस पूरे बजट के बाद से जो पूरी कहानी मार्केट की बन रही है, तेजी है। अब आप बताइए मुझे कि बजट में बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत थ्रस्ट दिया गया, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत रखा गया, हेल्थ सेक्टर में किया गया है। तो आप अपने रडार पे क्या रख रहे हैं इस समय? कौन सी चीजें आपको आशीष जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं इस समय मार्केट में कि इस थीम को, इस योजना को बहुत तूल मिलने वाला है? सबसे पहले तो जिसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है वो है बैंकिंग साइड। जो बेड बैंक का ऐलान हुआ है वहां पर करीब 2 लाख करोड़ के बेड बैंक के जो लोन्स हैं वहां पे शिफ्ट होंगे नॉर्मल बैंक से। ये एक बड़ा दूरगामी स्टेप रहेगा बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जो पीएसयू बैंकिंग है कंपनीज हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि उनकी बुक्स में जो एनपीएस इकट्ठे हो रखे हैं वो उस बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे, तो काफी स्ट्रॉन्ग बन के वो आगे जाके इमर्ज करेंगे। तो मेरा मानना है अगले 3 महीने में जैसे जैसे इसकी गाइडलाइंस में और क्लियरिटी आएगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारा रिफॉर्म्स आगे आपको देखने को जो बजट के बाद है वो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में मिलेगा। तो मेरा मानना ये रहेगा कि ये आने वाला साल सही मायने में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का साल रहने वाला है। जो पिछले साल हमने रैली मेटल में, आईटी में, फार्मा में देखी, इस बार आप देखेंगे कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये आउट परफॉर्म करेगा। इसके साथ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हम बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इतने जो ऐलान हुए हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे उस सेक्टर में भी अच्छी पिक्स ढूंढने की जरूरत है। काफी सारे ऑर्डर्स जो स्ट्रॉन्गर कंपनीज है उनको मिलने पिछले कुछ महीनों में शुरू भी हो गए थे, बट मेरा मानना है कि ये वो भी बिल्कुल मोमेंटम पकड़ेगा। तो बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2 बिल्कुल सेक्टर लाइमलाइट में है। बिल्कुल क्लियर विनर दिख रहे हैं। अच्छा अभिषेक ये बताइए, आज जब आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रखी तो मुझे जो समझ में आया कि इन्फ्लेशन है और उनके जो टारगेट्स हैं वो थोड़ा हायर साइड में ही है, क्रूड ऑयल 60 के ऊपर जाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि लिक्विडिटी का है। तो कुछ इससे चिंता बनती है क्या हायर इंटरेस्ट रेट के आगे जाते हुए? तो नीरज जी एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव आते हैं ना वो इतनी फास्ट नहीं आते जितनी अर्ली एंटिसिपेशन शायद हमें यील्ड में देखने को मिल जाती है। सो एक तरह से अगर हम आगे देखें तो वो कैचअप तो देखिए होगा, बिकॉज अब यहाँ से कोई रेट और घटेगी वैसा कोई सिनेरियो मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। मगर रेट जो बढ़े तो उसकी जो है वो इन बिटवीन ऐसे नहीं होगी कि सडनली कल अनाउंस करेंगे आरबीआई, वो उनके जो पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो उनकी मीटिंग होती है उसी समय हमें देखना होगा कि उनका स्टैंड क्या है। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ये कोई फियर है। और अगेन ये जो इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं, देखिए इन्फ्लेशन इज नॉट ऑलवेज बैड, राइट? ये डिपेंड करता है, आज हमारी इकोनॉमी को चाहिए ग्रोथ, कैसे ग्रोथ आएगी अगर आपका इन्फ्लेशन 2% 3% पर रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और अभी जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर ने जो हाईलाइट किया है वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है। तो अगर आज आपका क्रूड ऑयल इतना हाई हो रखा है इंटरनेशनल प्राइसेस पे, तो वही इफेक्ट हम हमारे देश में देख रहे हैं। बट रियल टर्म्स में जो हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आना चाहिए, मुझे लग रहा है अभी वहाँ टाइम है। इस समय फोकस ग्रोथ ही रहेगा। और हाल फिलहाल जिस तरह की एक्टिविटी या मोमेंटम बनी हुई है, जहाँ मार्केट में एक तरह की लिक्विडिटी है, और जब मैं कह रहा हूँ मार्केट, ये खाली स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप देखें तो आरबीआई के थ्रू जो बैंकों में भी जो लिक्विडिटी है वो एम्पल है। आज अगर किसी को लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए, उसे वो लोन मिल रहा है। अब वो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए लेने की, रादर देन कि ये हो कि कोई दे नहीं रहा हो। सो सिचुएशन कुछ अलग है यहाँ पे। जो एक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स है, एक ऑर्गेनाइज बिजनेस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है पोस्ट कोविड, आई थिंक सो वहां पे ग्रोथ आते रहेगा। लिक्विडिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, एकदम क्लासिक है जो कि एक ग्रोथ ड्रिवेन बुल मार्केट जिसे कहते हैं वो है। आपने ओपनिंग लाइन में कहा था कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ डिस्कनेक्ट है, या ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे हमें दोनों चीज सामने सामने दिख जाए। कुछ समय होता है जहाँ पे कैचअप आता है। तो आई थिंक सो मार्केट थोड़ा आगे दिख रहा है, बट कैचअप आपको दिखेगा इकोनॉमी भी करती हुई। और वही मार्केट जो है अभी फिलहाल हमें दिखा रहा है कि आने वाला समय कुछ ज्यादा ही बुलिश है देन हम लोग सब जो यहाँ पे जितने भी हैं उसे शायद ज्यादा ही हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। एक बात सही कही कि अमेरिका तो परेशान है कि 2% इन्फ्लेशन लाना ही है उसको, तभी उसको लगेगा कि हाँ
सही तरीके से ग्रोथ आई है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। प्रकाश दीवान जी, ये बताइए कि 2008 से 2020 के बीच में 12 साल में मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, केवल डबल हुआ है। इससे ज़्यादा तो एफडी में मिल जाता है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, इस थ्योरी पे आप बिलीव करते हैं कि अभी तो बुल मार्केट की शुरुआत है, पहला स्टेज है अभी तो ये? नीरज जी, आपने प्रोग्राम का नाम ही मार्केट अनलिमिटेड दिया है, तो इसकी तो लिमिट तो है ही नहीं। देखिए ऐसा है ना कि अगर कोई चीज की आपने कोई एक वो चरण सीमा तो डाली नहीं है कि 30-50 हजार का लिमिट था, वो हो गया, आप तो भाई वहीं बैठे रहेंगे। तो इन सेंसेक्स एक दिन तो लाख पे भी जाएगा और निफ्टी 50,000 पे भी जाएगी। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अभिषेक ने जो कहा, समझाया कि जो फैक्टर्स हैं, आप ये देखिए कि हम इन फैक्टर्स को जो कहते हैं ना, मतलब गोल्डी लॉक सिनेरियो अंग्रेजी में एक टर्म है कि हर चीज आपने चाहिए वैसी जो होती है वो बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें हो गई, सब परिबल मिल गए तो अब मार्केट एक ही रफ्तार पकड़ेगा। एक्सीडेंट होते रहेंगे, स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे, कहीं ना कहीं से चाइना से, यूएस से कोई ट्रिगर आएगा, मायूसी आएगी, वो सब होगा। मार्केट एक तरफा तो चलता नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए, जो वेल्थ क्रिएट हुई है, स्टॉक्स में हुई हो या जो इंडेक्स में आपने करी है, उसको देखिए। अब ये भूल जाइए कि पिछले मार्च से 24 तारीख से आज तक में देखिए 11 महीने में स्टॉक मार्केट डबल हो चुकी है। ये तो कभी नहीं होता था। अब तो बोलने को तो 11 महीने में भी डबल होती है। तो आई थिंक कहाँ आप एंट्री लेते हैं, कहाँ तक रखते हैं अपने आप को इन्वेस्टेड, उस पर ज्यादा मायने रखता है। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि किन चीजों पे आप ध्यान देंगे। मेरे हिसाब से एक कॉमन आदमी को, वो उसको एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल कॉमन सेंसिकल अप्रोच अगर आप देखें, जो एक्साइटमेंट बैंक्स में आ रही है, पैसे अब देने की क्षमता जो बन रही है बैंक्स की कि भाई अब सब एक्सपेंशन होगा, कैपेसिटी होगी, वो देखिए। अगर क्रेडिट ग्रोथ, निम ग्रोथ जो इसको हम लोग कहते हैं, एनआई ग्रोथ बोलते हैं, ये अगर क्वार्टरली नंबर्स में झलकनी शुरू नहीं होती तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आएगी। दूसरी चीज, जैसे ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो जॉब क्रिएशन पे असर पड़ती है। अगर आपके आसपास पड़ोस में लोगों के अपने घर, जो हमारे यहाँ काम करने लोग आ रहे हैं, उनके परिवारों में सदस्यों को नौकरी नहीं मिल रही या वो अभी भी मायूस हैं कि बिजनेस नहीं आ रहा, वो अगर नहीं हुआ तो वहां भी मायूसी आ सकती है, तो उसका ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज ये है कि आपको खुद को अपने कामकाज में एक परिवर्तन आते हुए दिखता है, अगर कि ऑर्डर फ्लो है या असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल हैव टू लुक एट। तो आपकी वो जो टाइटल है ना, जो अनलिमिटेड, मार्केट अनलिमिटेड, वो बखूबी वो आप उसको यू कैन लिव दैट पर्टिकुलर थिंग, और कमाई अनलिमिटेड भी कर सकते हैं इस वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने, कमाई अनलिमिटेड है, इसीलिए हमने बहुत सोच के नाम रखा कि बाजार अनलिमिटेड है। कंपनियों के नाम लिमिटेड होते हैं लेकिन हमारा बाजार अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके ग्रीन शूट्स जो आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं वो दिख रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनको पकड़ना चाहिए। भानुशाली साहब, जैसे अब बहुत सारे लोग पीछे देखेंगे तो उनको लग रहा है इतना मार्केट बढ़ गया, लेकिन देखने का नजरिया अलग रखना चाहिए लोगों को। आपकी नजरें कहाँ हैं इस समय, क्योंकि पीछे देखने कोई फायदा नहीं, आगे आप लोग जो देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो बताइए मुझे। जी, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि पीछे देखने का कोई फायदा नहीं हो, और इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जिसे बाजार में एंट्री करनी होती है फॉर लॉन्ग टर्म, उसके लिए बाजार कभी भी महंगा नहीं होता। देयर इज नेवर अ राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, टुडे इज द राइट टाइम। इसी के साथ मैं फिलहाल जो हम देख रहे हैं, काफी सालों से मैं एक सेक्टर पे बुलिश हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि उस सेक्टर के लिए इस वक्त इस बजट के अंदर भी कुछ पॉजिटिव न्यूज थी। जो है BFSI में एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है लिस्टेड स्पेस में बहुत ही कम है फिलहाल, बट जितनी भी है बहुत अच्छी है, और इसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये जो हमने फिलहाल जो रैली देखी है इनफैक्ट लास्ट ईयर, ये हमारे इंडिया का एक रिटेल पावर का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके अंदर हमने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स डायरेक्ट इक्विटीज और इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स में आए हैं। तो इसी को मेरा अंदेशा है कि भाई ये रैली आगे चलेगी भी, एंड यूथ ऑफ इंडिया विल इन्वेस्ट। तो फॉर दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। दूसरा सेक्टर फार्मा का एक सब सेक्टर जो कि डायग्नोस्टिक्स है, उसके लिए बहुत ज्यादा बुलिश है हम।
जिसके अंदर वापस काफी लिमिटेड स्कोप है अच्छी कंपनियों का, बट क्वालिटी स्टॉक्स जो कि डायग्नोस्टिक्स में हो, ये एक सेक्टर इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। अच्छा, कुछ मिथ बस्टर भी करना चाहता हूं मैं। बताइए मतलब कौन गया, जैसे कुछ लोग जो है सुबह सुबह उठते ही वो डॉलर इंडेक्स और विक्स देखेंगे, अमेरिका के विक्स कितनी है, डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है, क्रूड में आज कितनी तेजी आ गई है, फिर इंडिया वाला विक्स देख लेंगे। ये जो जार्गन है, जैसे अभी प्रकाश जी ने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा एनालिस्ट बनने की कोशिश ना करें, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। और मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वो बनाता है, वो शॉन वाली स्टडी सबने पढ़ी होगी, गूगल करके पढ़िएगा कि सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया जिन्होंने सबसे कम डीप रिसर्च की उसमें, क्योंकि मोटी पिक्चर या बिग पिक्चर आप मिस कर देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। माहेश्वरी जी, आप अगर करना चाहें तो ये जो रोज सुबह उठ के लोग अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, इसको बस्ट करिए सर। आशीष जी, आपसे पूछा मैंने। अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरा मानना है नीरज की रोज सुबह उठ के विक्स देखना या डॉलर इंडेक्स देखना ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट कुछ मिनटों के लिए, जब तक वो मार्केट खुल नहीं जाता, उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन लेता है। और यदि आप टिपिकली देखें तो बाजार के जो बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन बाजारों में पिछले 1 साल में काफी बढ़ा है, एफआई एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी। हमने, क्योंकि ब्रोकरेजेस के साथ में हम लोग का जो ब्रोकरेज है, हमारे पास में काफी सारे इंस्टीट्यूशंस भी जो हमारे साथ काम करते हैं, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इक्विटी में अपना जो पोर्टफोलियो साइज है वो डबल ट्रिपल कर लिया है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में वो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं और चैनलाइज हो रहा है। इसके अलावा मैं रिटेल निवेशकों की भी बात करना चाहूंगा। रिटेल निवेशकों ने पिछले 1-1.5 साल में जो पेनी स्टॉक्स थे या बहुत छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, उसकी तरफ देखना बंद कर दिया है। तो आप देखेंगे कि बाजार में ब्रॉड बेस रैली है, बट पूरा बाजार नहीं चल रहा है। बाजार में जो एक्शन ज्यादा है वो निफ्टी 500 के स्पेस में ही सबसे ज्यादा एक्शन है। तो ये भी एक थोड़ा चेंज हुआ है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स में या बड़े स्टॉक्स में ही लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव भी है कि हमने डॉलर इंडेक्स और विक्स वगैरह को बहुत ज्यादा हम नहीं देखते हुए अपने बाजारों की फंडामेंटल स्ट्रेंथ पे ट्रेड कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आगे भी ये जो नया ट्रेंड सेट हुआ है ये बिल्कुल जारी रहेगा। हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से थोड़ा अब अपने को सेग्रीगेट कर रहे हैं जी। तो अभिषेक अग्रवाल, आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ें, फिर अदरवाइज मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर हम सीधे वहीं पे आ जाएंगे जो काम की बात है कि लेना क्या है। लेकिन अभी अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें कि जो हमारे निवेशक भाई लोग हैं बड़े परेशान रहते हैं बहुत सारे नंबर्स देख के या सब चीज़ों से, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि 2 तरह के लोग होते हैं मार्केट में। एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है जो दिन भर स्क्रीन पे बैठा। तो आप दिन भर स्क्रीन पे अगर नहीं बैठते तो आप अपना बीपी क्यों बढ़ाएं? अभिषेक जी। नीरज जी, मेरे को तो लगता है आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आप कोई भी हो जी, ठीक है, एक गोल्डन लाइन में यहाँ पे पंच लाइन देना चाहूंगा कि ओवर एनालिसिस विल लीड टू माइंड पैरालिसिस। तो मुझे लग रहा है कि वो हर सिनेरियो में अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ओके। तो ओवर एनालिसिस जो है माइंड पैरालिसिस। प्रकाश जी मुस्कुरा रहे थे। प्रकाश जी, ज्यादा एनालिसिस बुरी बात है, पढ़ना चाहिए, बड़ी रिपोर्ट्स को पढ़िए, ट्रेंड को फॉलो करिए और उसके आधार पे आप अपने माइंडसेट को बनाएंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। इस शो करने का मकसद क्या है कि हम आवाज अड्डा में इस समय नॉन मार्केट में ये शो कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की जो स्थिति है उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि आप एक बिग पिक्चर को समझें। प्रकाश जी। नहीं, बिल्कुल नीरज जी, देखिए ऑफ कोर्स अगर इस टाइप का माहौल रहा कि कोई एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम लोग की सबकी नौकरी खतरे में रहेगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, व्यावसायिक निवेशक के लिए और ट्रेडर के लिए वो अलग कारोबार है, बट एज अ कॉमन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको एज यू सेड बहुत करेक्टली आपने कहा कि बड़ी चीजें देखनी है, जो चेंज आ रहा है वो देखिए। पिछले 20 साल में अगर हम जब सफर करते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो हम देखते क्या थे
कि नई रोड बन रही है, नई रोड बन रही है तो गाड़ियां बिकेंगी। तो मारुति का शेयर 15 साल में अगर 10 गुना 1000 गुना हुआ है तो वो इसीलिए हुआ है कि आपने रोड बनती हुई देखी। अब रोडें चौड़ी हो रही है तो एसयूवी बिक रहे हैं, तो जो कंपनी एसयूवी बना रही है वो बिक रही है। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये हमारी नजरों के सामने है नीरज जी, लेकिन हम लोग करते क्या है, एनालिसिस में इतने पड़े रहते हैं, जो अभिषेक ने कहा, वो पैरालिसिस लेके बैठ जाते हैं कि कोई उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। तो आपके आसपास जो हो रहा है, अब मैं कल किसी से बात कर रहा था शाम को, और मैंने कहा ये जो गैस पाइपलाइन लग रही है हर घर में, जहां पे गैस पाइपलाइन नहीं थी हमारे इलाके में आज पाइपलाइन आ गई, चाहे छोटा घर हो, लंबा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, कहीं भी हो, और हम उसके बाद ये कहते हैं कि एमजीएल स्टॉक अच्छा नहीं है। तो इस टाइप की चीजें जो ये है, इसको समझना है और कॉमन सेंस से बिल्कुल दूर नहीं रहना है। तो जितना आप नजदीक रहेंगे इससे जो हकीकत है, तो आपकी जो काबिलियत है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म मनी, वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। परफेक्ट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा एक बात कहते हुए, उसके बाद लौट के आके फिर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे, कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे चला जा रहा है, ये एक जनरल साइकोलॉजी होती है कि दो लोग जा रहे हैं, एक जो है पीछे मुड़ के किसी कार को देखता है, किसी जाते हुए व्यक्ति को देखता है, और एक बिल्कुल सीधे चला जा रहा है। अब इसका साइको एनालिसिस ये कि जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, उसके एस्पिरेशंस हैं, वो इसलिए देखता है। और जो नहीं देख रहा है वो बिल्कुल सीधे चला जा रहा है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो एक इन्वेस्टर को जागरूक रहना चाहिए। जैसे अभी प्रकाश जी ने कहा कि आप हाईवे में दिन में 4 बार गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि बगल से 20 गाड़ियां मारुति गुजर गई। तो ये जो साइट आपको डेवलप करनी होती है, जो आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए कि मेरे बगल से 10 चीजें क्या गुजरी, उसी को कहते हैं कॉमन सेंस, जो आपको बहुत सचेत रहने पे मिलता है। और ये बड़ी थीम होती है, पैसा इसी में बनता है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर वहीं पे आ जाते हैं जिसके लिए हमने शो बनाया है कि कहां पैसा लगाने की अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पे आप पैसे लगा सकते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट की जबरदस्त इस रैली की, और उसके बीच में आपको क्या करना चाहिए, मार्केट को कैसे समझना चाहिए। इतनी तेजी के बाद आपके मन में स्वाभाविक है एक डर आया होगा, उसको दूर करने की कोशिश करें। अभिषेक जी, जब भी आपने बात कही ना ओवर एनालिसिस, माइंड पैरालिसिस करता, मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं कि तुम भी याद रखना। तो मैं भी मैसेज पढ़ रहा था अभी कि मुझे भी याद रखना कि और एनालिसिस नहीं करना, एकदम सिंपल पे आ जाते हैं। चलिए बताइए अभिषेक जी, आप भी शुरू कर दीजिए। क्या खरीदें भाई इस बाजार में जो अच्छा रिटर्न दे आप लोगों को? तो थोड़ी चीजों को सिंपल ही रखता हूँ। मतलब जो पहला स्टॉक जो मुझे लगता है कि मैं रिकमेंड करता हूँ और मुझे लगता है कि बिल्कुल देखने जैसा है आज के मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में कोई स्टॉक नया नहीं है, बट फैक्ट्स जरूर कुछ दूंगा जो बड़े सिंपल है। अगेन ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 थिंग इज डिविडेंड यील्ड। ये कंपनी हमेशा कंटिन्यूस डिविडेंड देने के ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करती हुए आई है। आज भी इसकी डिविडेंड यील्ड आपको 6% में मिलेगी, और एफडी जो इंडिया में चल रही है वो करीबन 5.5% चल रही है, जिसपे 30% आपको टैक्स देना होगा अगर आप 10 लाख के ऊपर आपका अगर ब्रैकेट आता है तो उस हिसाब से आज आपको ये टैक्स फ्री डिविडेंड यील्ड जो है करीबन 6% की मिल रही है। दूसरी बात है कि कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,20,000 करोड़ का है, मगर कंपनी जो रेवेन्यू करती है हर सालाना वो करीबन है 4 लाख करोड़। अब 4 लाख करोड़ जितनी रेवेन्यू करने वाली अगर आप इंडिया में कंपनीज देखेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, 10 तो है ही नहीं। सो वहां पे अगेन दिस इज द वन ऑफ द टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज। और साल में अगर इसकी अर्निंग पकड़े, जो नेट इनकम अगर हम 2020 को छोड़ दें, बिकॉज वो साल ऑफकोर्स हमें मालूम है कि डिफरेंट था, बट अदरवाइज हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ के आसपास ये हर साल नेट प्रॉफिट करती है। अब 25,000 करोड़ के प्रॉफिट करने वाली कंपनी का मार्केट कैप 1,20,000 है, तो 6 टाइम की प्राइस टू अर्निंग में आपको एक स्टॉक मिल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम लोग बोल रहे हैं मार्केट इतना चढ़ गया, निफ्टी की स्टॉक है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई 320 था, और 320 के ऑल टाइम हाई के सामने अभी ये प्राइस है इसकी 97.65। सो अगेन ये स्टॉक अगर अपने नए हाई पे भी जाएगा तो भी 3 गुना इसे चाहिए यहाँ से होने के लिए। सो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट अगर एक लेवल पे हो तो सब कुछ जस्टिफाइड हो जाता है।
अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है, पॉकेट्स में अवेलेबल है। अभी जल्दी से हर किसी को पीएसयू में जाना नहीं है, बट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि यहाँ से अगले, और आप देखोगे 100 साल तक वाला बिजनेस है, कहीं नहीं जाने वाला, प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट वैल्यूएशन है। सो दिस इज द फर्स्ट पिक आई वुड रिकमेंड फॉर द इन्वेस्टर्स हु इज वाचिंग दिस शो। ठीक है, अब दूसरे में आपके पास आएंगे, लेकिन अभी चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, क्या खरीदें इस बाजार में? आशीष जी, अनम्यूट करिए आप पहले अपना ऑडियो। हाँ नीरज, कैन यू हियर मी? जी जी, बोलिए। तो मेरा पिक रहेगा टाटा स्टील, नीरज। और अगेन रैशनल ये है, सबसे पहले तो 9 फरवरी को उनके रिजल्ट आने वाले हैं, जो काफी बम्पर इस बार रिजल्ट जैसे दूसरी स्टील कंपनियों के आए हैं वैसे ही उनके काफी अच्छे नतीजे आएंगे। दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने लॉस किया था, उसके सामने मेरा मानना है मुनाफा करीब 2000% आ पाएगा कम से कम। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए टाटा स्टील को। और जो सीआर के प्राइसेस हैं उनमें दोबारा से फॉर्मनेस आना शुरू हो गई है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की काफी बड़ी डिमांड है। इसके अलावा टाटा स्टील के पास में जो भी उनके माइनिंग है, पूरा इन हाउस ही माइनिंग है, तो जो आयरन ओर के प्राइसेस में वेरिएशन का उन पे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरा मानना है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर को अभी भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और 850 से 900 रुपए तक का लेवल आपको अगले 3-4 महीनों में ही देखने को इस स्टॉक में मिलेगा। मैं टाटा स्टील को रिकमेंड करना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। तो दो बढ़िया कंपनी आपको पता चली, एक ओएनजीसी और दूसरी टाटा स्टील। प्रकाश जी, आपके पास क्या है खजाने में? नीरज भाई, आपने अब एकदम वो सिंपल में समझाने की का चैलेंज कर दिया है, तो वैसे ही करूंगा। मैंने कंपनी जो चुनी वो तो सभी वाकिफ है उससे, लेकिन क्यों चुनी वो थोड़ा सा समझाऊंगा। कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो, LNT। अब LNT में जो खासियत ये है कि 10 साल में इस कंपनी ने कुछ खास किया नहीं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। मतलब आप देखें तो वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा तोड़फोड़ कामकाज नहीं हुआ कि भाव इतना तोड़फोड़ आया। आज अभी जो 1500 1550 के आसपास जो आया है हाई पे, लेकिन फर्क ये हुआ है कि पिछले 5 साल में कंपनी ने अपनी रंगत, अपना हुलिया, अपना जो DNA जिसको कहते हैं वो बदल दिया। पहले ये प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, गोल्ड और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी मानी जाती थी। अब इसकी जो बुक वैल्यू अगर आप देखें, इस कंपनी की बुक वैल्यू है, कंसोलिडेटेड बुक स्टैंड अलोन बुक वैल्यू 370 रुपए है। ठीक है, एक शेयर की मतलब बता रहा हूं। और अगर आप कंसोलिडेटेड ले, यानी इसकी सारी सब्सिडरीज के साथ मिला के ले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस को नहीं, सभी चीजों को, तो वो 740 है। मतलब एग्जैक्टली डबल हो जाती है उससे। तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे कारोबार आईटी के क्षेत्र में शुरू किए थे, उनको लिस्ट करवाया, उनको अच्छी तरह नर्चर किया, संवारा और बड़ा किया। तो LNT इन्फोटेक हो गया, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गया, माइंडट्री का अधिकरण किया इन्होंने और उसको ग्रो किया। अब 60% कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू इस कंपनी के लिए इन तीनों आईटी के बच्चों से आता है, और बाकी का जो है वो पिताजी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हो रहा है, आईटी तो ग्रो हो ही चुका है। ये सारी कंपनी इतनी नई ऊंचाइयों पे है, तभी तो आपका शेयर इसमें देखिए 666 के करीब था जो मार्च में, वो वहां से 1500 आया। उसमें से बड़ा श्रेय आईटी का रहा है। अब जो बढ़त आएगी, मेरा अनुमान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगी। हाँ, ये है कि एकदम जैसे मैंने पहले भी कहा कि एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, तो ये ना सोचे कि इसको एफडी की तरह लगा के रख दें और ये रिटर्न ऐसे ही आएगा। वो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन कंपनी की ताकत और क्षमता देखते हुए मुझे लगता है ये अनलिमिटेड मार्केट, अनलिमिटेड के लिए ये सही चयन हो सकता है। बिल्कुल, LNT जायंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम प्रोडक्ट्स आप कहीं भी जाके नज़र घुमाएंगे तो आपको 2-4 चीज़ें LNT की ज़रूर दिखेंगी। और यही चीज़ हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिग्गज हैं, जो बड़े हैं, और ख़ासतौर पर अगर आप ये पूरी रैली देखें तो इसमें दिग्गजों ने बाजी मारी है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिग्गजों में। किसी को लगता था कि वो 8-9 हज़ार रुपये वाला बजाज फिनसर्व और बढ़ के 10,000 तक पहुँच जाएगा। कोई कल्पना नहीं करता था कि 1 लाख रुपए का MRF बिकेगा। तो ये दिग्गज ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। केवल सर, आपने जिक्र हल्का सा किया था कि AMC चलाने वाली कंपनियां, जरा उसको डिटेल बताइए, क्यों आपको ऐसा अच्छा लग रहा है कि जो एसेट मैनेजमेंट चला रही कंपनी वो बढ़िया है? जी नीरज जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। एसेट मैनेजमेंट और ये AMC का जो बिजनेस है, आई थिंक इंडिया इस वक्त यहाँ पे वेल पॉइज्ड है। आप देखेंगे हमारी जो पर कैपिटा इनकम लास्ट ईयर जो ग्रो की है
FY19 में। उसके बाद से वी आर कंप्लीटली रेडी, जहां पे AMC बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब उस पर्टिकुलर दायरे के बाहर जाने के बाद, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट्स का जैसे नंबर आता है, तो उसी तरीके से आई थिंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जितनी भी है बहुत ही लिमिटेड है। मैं वापस दोहराता हूँ, इंडियन स्पेस में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो इस वक्त लिस्टेड है और बहुत ज्यादा क्वालिटी के पैरामीटर्स में अच्छी हैं। आई थिंक उनमें से किसी में भी इस वक्त निवेश किया जा सकता है एक लंबी अवधि के लिए, और तकरीबन 3 से 5 साल की अवधि के लिए उनमें से किसी में भी निवेश किया जा सकता है। क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, हर साल हम देखते हैं जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही रहा है, और आगे भी मेरा अनुमान है ये पूरी इस वक्त जो 25 लाख से 28 लाख करोड़ की जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, ये कम से कम 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है तो। एंड उसी के लिए एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा निवेश। तो मल्टीबैगर यहाँ पे हो सकते हैं। 3 नाम है लिस्टेड, आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। मेरे भी बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप उसको गेस कर सकते हैं। अच्छा केवल सर यही बता दीजिएगा, आपने एलाइड मेडिकल सर्विसेज यानी जिसको पैथोलॉजी कहते हैं उसमें भी आपकी दिलचस्पी है, वहां पे बता दीजिए वहां क्यों दिलचस्पी है आपकी? देखिए ये जो अलाइड मेडिकल सर्विसेज या फिर पैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ये हमें समझने की बात है। एंड स्पेशली कोविड के बाद एक सेल्फ असेसमेंट या फिर सेल्फ अवेयरनेस फॉर हेल्थ के जो अक्रॉस द ग्लोब पहले से ही बहुत ज्यादा रहा है इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, वहां पे हमेशा ये थोड़ा सा बैक सीट पे रहा है। बट आई थिंक कोविड ने इस पूरी चीज को बहुत ही सेंटर स्पेस में लाया है। तो जब भी अब फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, चाहे वो एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की होगी, आई थिंक सेल्फ असेस्ड डायग्नोसिस जितनी भी होगी उसको बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच से लिया जाएगा, और उसके अंदर वापस इतना स्क्यूड स्पेस है, बहुत ही लिमिटेड अच्छे प्लेयर्स हैं, किसी में भी निवेश किया जा सकता है इसमें। कुल नो ब्रेनर है, आराम से आप पता कर सकते हैं कि पैथोलॉजी की 3 कंपनियां कौन सी हैं जो लिस्टेड हैं, उस स्पेस में आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए बिना नाम लिए, कितना इस शो की खास बात यही, बिना नाम लिए आपको 6 कंपनियां हमने वैसे बता दी कि कहाँ कहाँ आप पैसे आराम से लगा सकते हैं। चलिए सेकंड राउंड क्विकली करते हैं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक आपका जो दूसरा पिक आप देना चाहते हैं? दूसरा पिक मैं देना चाहूंगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स। कल ही कंपनी के नतीजे आए थे, काफी बेहतरीन नतीजे थे। यदि आप देखें परफॉर्मेंस, तो 9 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 93 करोड़ तक मुनाफा क्वार्टर का कंपनी का हुआ है। और अभी भी मार्केट कैप देखा जाए तो कंपनी का 10-10.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि पॉली कैप का जो मार्केट कैप है वो करीब 18-19 हजार, और जो इंडस्ट्री लीडर हैवेल्स है वो 70 हजार करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है कंपनियों का। तो मुझे लगता है काफी अभी भी अंडर प्राइस है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के साथ में लाइट्स और ईपीसी, इन दोनों बिजनेसेस में भी टर्न अराउंड हुआ है। तो जो उनका ईपीसी बिजनेस था, जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह का ये काम करते हैं लेइंग का, तो पिछले कुछ समय से लॉस मेकिंग था, ये क्वार्टर से ये भी मुनाफा कमाने लगा है। तो मुझे लगता है यदि ये रन रेट मेंटेन करते रहे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की कल आपके चैनल पे भी मैनेजमेंट में बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्जिन्स मेंटेन रहे, तो ये 1 साल में डबल होने जैसा स्टॉक है। पर फिर भी मेरा मानना रहेगा कि अगले क्वार्टर का नतीजे यदि इस लाइन में आते हैं तो बिल्कुल ये 1200 से 1300 रुपए तक आराम से जा सकता है। बट यदि 1 साल का निवेश का नजरिया रखे तो इसका 2000 रुपए का होने का भी पोटेंशियल है। 2000 रुपए का पोटेंशियल। अच्छा, इसको तो मेक इन इंडिया का भी बड़ा फायदा मिल रहा होगा, क्योंकि जिस सेगमेंट में है उसमें भारी मात्रा में चाइनीज माल मिलता है। तो अब इंडिजिनस माल की तरफ बढ़ेंगे लोग, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स तो बड़ा बेनिफिशियरी होगा सर। जी बिल्कुल, काफी बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा मेक इन इंडिया का। और इसके अलावा जो चाइनीज डंपिंग होता था इस स्पेस में, वो अब काफी हद तक खत्म होता जा रहा है। तो जिसका बेनिफिट हमने देखा हैवेल्स के, इस बार आप नंबर्स देखिए, फिनोमिनल ग्रोथ है। तो ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी उसी लाइन पर है, और पीएलआई भी का भी बेनिफिट इन सारी कंपनियों को मिलने वाला है। तो इसलिए एक रैली हमने हैवेल्स और पॉलीकैब में देखी, और अब बजाज इलेक्ट्रिकल्स का टर्न है।
बजाज इलेक्ट्रिकल, ये भी बात समझने वाली है कि जो पीएलआई स्कीम आई और जो आत्मनिर्भर स्कीम योजना घोषित की गई, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको ये सारी थीम्स बहुत इजीली समझ में आ जाती। अभिषेक भाई, दूसरा स्टॉक आपका। सो नीरज जी, अगेन हम लोगों ने शो के स्टार्टिंग में टच अपॉन किया था कि जो पीएसयू बैंक्स है वो इस साल बहुत ही बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसीज एक्शन अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के एंड से, स्पेशली क्रिएटिंग ऑन द बैड बैंक साइड एंड एएमसी क्रिएट करके जो अब बैड एसेट से डील करने का जो एकदम डेफिनेटिव एक्शन प्लान है, उसमें पीएसयू बैंक बहुत बड़े जो है बेनिफिशियरी होंगे। अब अगर उस बेनिफिट अगर हमें पकड़ना है तो बैंक की साइज बहुत मायने रखती है, इसलिए मेरा जो सेकंड पिक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा में हम देख सकते हैं क्लासिक केस है, जैसे कि पीएसयू बैंकों के साथ हो रहा है कि अति नेगेटिव, जिसको बोलते हैं कि फंडामेंटल के मेंटल लो रखे यहाँ पे। आप मार्केट कैप देखें इस कंपनी का तो 38,000 करोड़ की कंपनी है ये, मात्र 38,000 करोड़। आगे मुझे रिपीट करना है, बैंक की बैलेंस शीट है, बैंक की बैलेंस शीट जहाँ लोन एडवांसेस की बात करें वो 7 लाख करोड़ की, और उसमें फर्दर और इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने कर रखे हैं जहाँ पे ट्रेजरी गेन एक्सेट्रा जो आ सकते हैं वो करीबन 3 लाख करोड़ के हैं। तो अब आप 10 लाख करोड़ की बैलेंस शीट की बैंक देख रही हैं। अगर आप देखेंगे तो एसबीआई के बाद जो ऊपर में टॉप 2 नेक्स्ट बैंक आते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी मुझे लगता है कि ये बैड बैंक होने के बाद वाले जो स्टेप्स है उसमें पीएसयू बैंक बहुत बड़ा बेनिफिट लेगा। अगेन फंडामेंटल में बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो 0.5 है। सो अगेन जैसे कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म है। FY22 की बात करें जहां मुझे लगता है अगर हम इस साल को हटा दे FY21 और FY22 पकड़े तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो एटलीस्ट टू बेयर मिनिमम मुझे लग रहा है 1 लाख करोड़ होगा, क्योंकि अभी 91,000 तो FY2020 में गया है। 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू की कंपनी, और अगर एबिटडा 5,000 करोड़ का पकड़ूं, अभी लास्ट 3-4 साल का हटा दे और अब 5,000 का पकड़ूं, तो मुझे नहीं मालूम है कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करे। सो फॉर मी आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ प्राइस टारगेट, बट वेरी क्लियर है कि प्राइवेट टू पीएसयू में जो इतने सालों से जो इतना बड़ा हिस्टोरिकल गैप रहा है फॉर ऑल द राइट रीजन, वो यहाँ पे अब करेक्ट होता हुआ दिखेगा। मार्केट अगर यहाँ निफ्टी या सेंसेक्स हम जिसको भी ट्रैक कर रहे हैं इंडेक्स को, वो वहीं रहे, तब भी ये सारे स्टॉक्स जो है इनके पोटेंशियल है यहाँ से मिनिमम डबल होने की। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये बैंक अच्छा लगता है, किसी को कोई और लगे, बट डेफिनेटली देखना चाहिए ये स्पेस को। नहीं, ये बात आपने सही की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आई है एसबीआई के क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम, मतलब 50-60% अपसाइड के, और परफॉर्म करके भी दिखाया है एसबीआई ने। और जो बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं बैंकों को लेकर के, रिकैप हर बार होता है, इस बार 20,000 करोड़ का, और बैड बैंक बनेगा, बुक्स से निकलेगी। आईबीए की ध्यान से अगर आप कमेंट्री सुने तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है कि किसका कितना निकलेगा, कौन कितना कंट्री करेगा। तो ये सब कहानी सजी हुई रखी हुई है, और आपको बहुत अच्छे से अभी अभिषेक भाई ने समझा दिया। मुझे तो किसी ने ये बताया केनरा बैंक की जो लोन बुक है वो आईसीआईसीआई बैंक के बराबर है, उसको बेचारे को उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता। बैंक ऑफ बड़ौदा सही बड़ा है। तो खैर, ये एक अच्छी पिक बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रकाश जी, आपकी नजर अब कहाँ है? नीरज जी, इतनी सब बढ़िया चीजें आपने बताई आज सबको, तो एक चीज तो स्वाभाविक है, सरकार पैसे खर्च रही है दिल खोल के, बैंकों के थ्रू लोन दिए जाएंगे, कारोबार बढ़ेंगे, नए कारोबार सेट होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, और कमाई होगी। तो कमाई होगी तो कहां खर्चेंगे? तो सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन का जो सबसे बड़ा थीम जो होता है जब बड़ी कमाई के बाद आता है वो है हाउसिंग का। और मैं ये मानता हूं कि जो ट्रेंड हमने पिछले 6 महीने में देखा है ये कोविड को लेकर, लोगों को एक चीज समझ आ गई है कि अपना घर हो, छोटा हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर अपना घर बना सके तो इससे बढ़िया मौका हिंदुस्तान में ये इंटरेस्ट रेट्स को देखते हुए जो 6.7, 6.8 पे भी आज ब्याज के दर इतने घटे हुए जो मिल रहे हैं, ये शायद आपको कभी मिलेंगे नहीं। तो उसके लिहाज से जो हाउसिंग में जो इंटरेस्ट लोगों को आया है, अब उसको कैसे प्ले करें? अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड कंपनी थोड़ी सी कम है जो हाउसिंग, प्योर हाउसिंग के ऊपर फोकस करती है, वो थोड़ी जो है वो प्रीमियम साइड में ज्यादा है, डीएलएफ ईएलएफ टाइप जो है। तो मैंने ये सोचा कि इसको एचएफसीज के थ्रू अगर प्ले किया जाए, हाउसिंग फाइनेंस वाला जो क्षेत्र है, जो अगर मकान बिकेंगे या लिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, तो उसके ऊपर लोन तो लगेगी, और सरकार तो लोन दे ही रही, मतलब लिक्विडिटी की तो वो आपको आश्वासन मिल ही रहा है। तो इस लिहाज से एक मैंने कंपनी चुनी है कैनफिन होम्स। कैनरा बैंक की आपने इतनी तारीफ की, तो उसी के सौजन्य से है ये पर्टिकुलर बैंक। और इस बैंक की खासियत, इस हाउसिंग फाइनेंस की खासियत ये है
इन्होंने पहले दिन से बहुत क्लियरली फोकस्ड एक्टिविटी की। ये नहीं कि एक बैंक, बड़ी बैंक है, उसका एक डिवीजन खोल दिया, किसी कोई जनरल मैनेजर को शिफ्ट कर दिया और कामकाज शुरू कर दिया। अक्सर हमने देखते हैं पीएसयू बैंक्स के जो सब्सिडरीज होती है उसमें लीडरशिप बहुत लंबे समय तक रहती नहीं है। इसमें इनके एमडी काफी सालों तक रहे, यंग एमडी लगाए गए जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए समय ज्यादा था, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया उसकी नींव जो बनाई। और इसका जो मार्केट सेगमेंट है, जो ऑडियंस है, वो पीएसयू, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सैलरी क्लास पीपल, इनसे ज्यादा है और वहां पे आपको एनपीएस भी नहीं मिलते। तो मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ बुक्स और एक्सपेंशन का देखते हुए ये बैंक आपको बहुत, और ऑलरेडी पहले भी मल्टी बैगर रहा है, ऐसी बात नहीं है। एक जमाना था कि एचडीएफसी इसको लेना भी चाहते थे, तो वो हो ही नहीं, डील जो भी हुआ, जो भी कारण थे उस समय। लेकिन अगर इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि एचडीएफसी जैसी संस्था भी इसको अधिग्रहण करने के उसमें इंटरेस्ट में थी, तो मुझे लगता है इस पे गया। और एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लोजर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेरे काफी समय से भी है। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें आपकी पूरी बात में मैंने एक बात पकड़ ली कि जिनके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर वो कर्मचारी हैं जो ईएमआई बड़े आसानी से देते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज़ है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कि एनपीएस नहीं होते हैं। तो अब तक आपको कितने 12 स्टॉक मिल जाएंगे एक्चुअली, 6 तो सीधे सीधे नाम है और 6 जो है भानुशाली जी ने बता दिए हैं इनडायरेक्टली। तो आपके पास इतने ऑप्शंस, इतने आइडियाज़ हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं और आपको बढ़िया कमाई यहाँ पे हो सकती है, इरिस्पेक्टिव कि आप रोज सुबह उठ के सेंसेक्स और निफ्टी देखें और भाग गया, अब क्या करें, बस छूट गई, फोमो, तरह तरह के जार्गन्स हम लोग भी आपको बताते रहते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं शो को रैप अप करने से पहले कि अगर आप ट्रेडर हैं तो हम लोग आपको उस तरह से बताते हैं कि आप स्क्रीन देखिए, ये सब चीज़ें देखिए। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो ट्रेंड पढ़िए, फ्यूचरिस्टिक रीडिंग करिए कि दुनिया में क्या बदल रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चेंज हो रही, उसके हिसाब से आप निवेशक हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको अखबार जरूर पढ़ना चाहिए सुबह उठ के, क्योंकि उसमें पोजिशनल के हिसाब से नॉलेज मिलता है। तो ये सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, इतने बेहतरीन आइडियाज़ दिए। और इस जंक्शन पे जहां 50,000 और 15,000 पे हमारा मार्केट खड़ा है, लोगों को थोड़ा सा फियर होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज़।